और वही डिसीजन लेगा। तो ये आप बताओ, सेंट्रलाइजेशन छोटी कंपनीज के लिए ठीक है, बड़ी कंपनीज के लिए? क्योंकि उस अगर बड़ी कंपनी में होगा तो काम डिले हो जाएगा। जी। नेक्स्ट, अगला स्केलर चेन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, अलग से ये 3 मार्क्स का लिखना आएगा। तो कोई भी अगर देखो 2 मार्क्स का तुम कुछ भी लिख दोगे, अगर 3 मार्क्स का लिखने का आएगा तो आई नीड 9 to 10 लाइन्स। तो 9 to 10 लाइन्स में 3 मार्क्स में क्या लिखोगे आप? उन सबके एग्जाम्स हैं, एक तो नहीं किसी और के अंदर जिसमें डायग्राम पॉसिबल, डायग्राम इसमें डायग्राम नहीं है तो एग्जाम्पल देंगे आप, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल देके आपका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि 2 मार्क्स का 4-5 लाइन तो सब लिख सकते हो, बड़ा आता है जब 8-9 लाइन लिखनी होती है, फिर वो समझ लेते कितना ही लिखे। तो उसको स्लो स्लो, एक छोटे बच्चे को समझाना होता है ना ऐसे, उसको डिटेल में डीप में, भाई तो समझ नहीं आ रही बात तो समझ ऐसे, उसको समझाओ। तुम 12th की मैम को मत समझाओ ना शॉर्टकट में। एक छोटे बच्चे को, 6 क्लास के बच्चे को अगर स्केलर चेन समझाना हो या सेंट्रलाइज समझाना हो, जैसे मुझसे तुम 1000 डाउट पूछते हो, मैं और डीप में आता हूँ, तो वैसे उसका आंसर के अंदर सिंपल लैंग्वेज लेकिन डेप्थ में पूरा इलेबोरेट करके वो करना है, फिर आपके आंसर्स के अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। अब आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन में डायग्राम बना हुआ हायरार्की का। वो कहता है सेंटर में एक बॉस होगा, उसके नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगी, मतलब टॉप के नीचे मिडिल, मिडिल के नीचे लोअर, और लोअर के नीचे लेबर होंगी। तो ये हायरार्की बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। बात पकड़ में आई? स्केलर चेन कहता है अगर टॉप वाले बंदे को सबसे नीचे लेबर से या लोअर लेवल के मैनेजर से बात करनी है, जल्दी हो, तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। जो फॉर्मल ऑर्डर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऊपर से नीचे स्केलर चेन में ही फॉलो होगा। ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, ए डायरेक्टली सी तक नहीं जा सकता। ए डायरेक्टली सी तक अगर जा रहा है तो इनफॉर्मल काम के लिए जा सकता है। कोई दोस्ती यारी घर की बात हो, वो रिसेस में कर सकता है, छुट्टी होने के बाद कर सकता है, काम छोड़ने से पहले कर सकता है, रात को कर सकता है। फॉर्मल आवर्स में वो फॉर्मल काम ही करेगा। फॉर्मल काम अगर पास कर रहा है नीचे, तो लाइन में पास होगा, डायरेक्टली नहीं पास होगा। और यही नीचे से कोई फीडबैक जाना, कोई प्रॉब्लम जानी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट जाना है, तो वो भी नीचे से ऊपर के लेवल, ऊपर से ऊपर के लेवल, ऊपर के लेवल, एक लाइन ऑफ कमांड में पास होगा, वो ब्रेक नहीं हो सकती। इसका फायदा क्या है, सोच के बताना। फायदा एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो वही ऑर्डर मैंने नीचे को दिया, उस नीचे को दिया, वो डायरेक्टली भी दे दिया, तो डुप्लीकेशन होगा, टाइम वेस्ट होगा। फिर हो सकता है कि ऑर्डर ओवरलैपिंग हो जाए, 2-3 ऑर्डर्स इकट्ठे आ जाए, अभी तो पहले नहीं क्लियर होगा, फिर एक लाइन। अब एक बंदा अगर नीचे के सब बंदों को ऑर्डर दे रहा है, वो तो पागल हो जाएगा। उसने अपने नीचे 4 मैनेजर्स को ऑर्डर दे दिया, 4 अपने नीचे टीम लीडर्स को ऑर्डर दे रहे हैं, बहुत सारे टीम लीडर्स अपने नीचे टीम को ऑर्डर दे रहे हैं। तो एक ऑर्डर निकला, वो अपने आप नीचे तक पहुंच जाएगा बिना किसी को कुर्सी से उठे। मैंने मिडिल लेवल को ऑर्डर दिया, मिडिल के नीचे ये 3 बंदे मान लो, 4 होते हैं वैसे, चारों को ऑर्डर दिया, तो मेरे को 4 ही को ऑर्डर देना है। उन 4 के नीचे मान लो 10-10 टीम लीडर्स होंगे, सुपरवाइजर्स या एग्जीक्यूटिव। तो उन्होंने अपने अंदर 10-10 को ऑर्डर दिया, इसने 10 को दिया, इसने 10 को दिया, इसने 10 को दिया, तो एक बंदा 10 को ऑर्डर देने में 10 बंदों को बिठाया, वो 10 के नीचे 50-50 की टीम है, वो अपने आप ऑर्डर फैलता रहेगा, फैलता रहेगा। तो मेरे को सबके पास जाना पड़ा नहीं। तो ऑर्डर जो जाता है सब जगह, आर्मी के अंदर एक ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये ऑर्डर अपने आप पहुंच जाता है जो फील्ड पे, ग्राउंड पे जो वॉर लड़ रहा होता है, और जो एक बेस पे बैठ के कमांड दे रहा होता है, उसका ऑर्डर इसी लाइन ऑफ कमांड से फॉलो होता है, वो डायरेक्टली नहीं उसको पता। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, इसका फायदा क्या है कि एक लाइन ऑफ कमांड फॉलो होगी, ऑर्डर अपने आप फैलता जाएगा, आपको जगह जगह जाके बताना नहीं पड़ेगा। नुकसान क्या है इसका, डिलेज हो जाता है। कई बार अर्जेंसी होती है, हम लाइन ऑफ कमांड को फॉलो करते 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 नीचे ग्राउंड लेवल तक ऑर्डर बहुत लेट पहुंचता है, तब तक काम का नुकसान हो चुका होता है, ये उसका नुकसान भी है। तो अगर इसके लिए हमारे पास एक रास्ता है, अगर एक अर्जेंट सिचुएशन आ गई और इसको इससे बात करनी है, ये फाइनेंस मैनेजर है और ये HR मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है, अगर फाइनेंस मैनेजर को सेम लेवल पे किसी और मैनेजर से बात करनी है तो ये नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। ये मेरे को बताएगी प्रॉब्लम, मैं इसको बताऊंगा, रास्ता मेरे से होके जाता है, डायग्राम चेक कर सकते हो। लेकिन अगर अर्जेंट सिचुएशन आएगी, तो अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या बहुत अर्जेंसी है, तो उस टाइम पे ये स्केलर चेन है, ये तोड़ी जा सकती है, ये डायरेक्टली इससे बात कर सकते हैं, बस ओनली इन एक्सेप्शनल इमरजेंसी सिचुएशन।
तो ये जो रास्ता है इन्होंने बनाया बात करने का, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। 1 मार्क का BQ है, ये आता ही आता है, कभी ना कभी पूरे साल में आ जाएगा। बिल्कुल जी, आ जाओ आ जाओ। हाँ तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं होता, इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी एक्सेप्शनल केस में होती है। रोज रोज आप हर बात को इमरजेंसी बना दो, वो भी गलत है ना। तो इमरजेंसी क्या होती है क्या नहीं होती, ये आपकी कंपनी की पॉलिसी बताएगी आपको कि कब कब ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। ये रेयर केस होगा, 100 में से 1 या 2 बार, 98 बार ये मेरे थ्रू ही बात करेंगे। ये इसको अगर अमन के से प्रॉब्लम है या इसको अमन से एज अ सेल्स मैनेजर कुछ चाहिए, कोई बात करनी है या कुछ इससे हेल्प चाहिए, तो ये डायरेक्टली नहीं जा सकती, ये मेरे पास आएगी, ये मेरे को बताएगी, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि इसको वहां जाना है कि नहीं जाना। क्या पता इसका प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व कर दूं, क्या पता इसकी प्रॉब्लम बेकार ही हो, तो मैं खुद ही मना कर दूंगा भाई ये तेरी डिमांड ही गलत है। तो इससे अमन का टाइम वेस्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मैं हेड हूं, मैं डिसाइड करूंगा। अगर ये आपस में कोई ऐसी डिसीजन जाती और डिसाइड कर लेती और ये आपस में वो मान भी जाता, पर उससे मैं सहमत ना होता, तो मेरे को तो पूछा ही नहीं उन्होंने। मेरे को जब तक पता लगेगा तब तक नुकसान हो चुका। देखो मेरे को क्लाइंट से ये तो नहीं मिलते होंगे, मैं मिलता हूँ, क्लाइंट्स की नीड डिमांड सब पता होगा मेरे को इतना कुछ पता होगा जो इनको मैं सब कुछ बताता हूँ, नहीं बताता हूँ ना। तो इनको जितना पता ही उस हिसाब से आपस में बात कर रहे होंगे। जब तक वो बात मेरे पास पहुंचती, मैं कहता हूँ मेरे को बताते थे, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम वही सॉल्व कर देता। तुमने बहुत लेट कर दी बताने में, अब तो नुकसान हो चुका। ये कहेंगे सर हमें तो पूरी बात पता नहीं थी, हमको इतनी होती, हमने उस हिसाब से डिसीजन लिया, कंपनी का हो गया घाटा। इसलिए स्केलर चेन बनाई, ताकि आपस में डिसीजन कोई ना ले ले। इनको जितनी डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी दी गई है सिर्फ ये उतना ले सकते हैं, लेकिन अपना अपना ये इसके आपस में मिल के डिसाइड नहीं करेंगे कुछ। इनको अगर टीम वर्क में कोई काम करना है तो ये मेरे को इन्वॉल्व करेंगे, मीटिंग मैं बिठाऊंगा, ये मेरे को बताएगी, मैं चारों मैनेजर की मीटिंग बिठा दूंगा और आपस में उनकी टीम वर्क ले आऊंगा, क्योंकि टीम वर्क तो चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी है। तो अगर इसको इससे बात करने की जरूरत तो पड़ेगी, पर बीच में कौन आएगा, मैं। ये रास्ता ऐसे जाएगा मेरे थ्रू। मीटिंग में तो आपस में मेरी डिस्कशन हो सकती है, मेरे बगैर ये पीछे से बात नहीं कर सकते, फॉर्मल लेवल की, काम की, वर्क के रिलेटेड। इनफॉर्मल तो छुट्टी के बाद जो मर्जी करें। हाँ तो वो आपस में इन्होंने कर ली, कुछ करे तो डिसीजन नहीं ले सकते ना ये मेरे पूछे बगैर। फॉर्मली तो हाँ, फिर इनकी गलती होगी ना, इनको पनिशमेंट मिलेगी। एक आपने प्रिंसिपल, एक और बड़ा डिसिप्लिन, तो उसमें इनको पेनलाइज किया जाएगा कि आपने मेरे से पूछे बगैर डिसाइड कैसे किया। कोई बोलेंगे सर ऐसे इकट्ठे रोटी खा रहे थे तो हमने आपस में बात कर ली, काम की बात कर ली, वो रोक नहीं सकता मैं, पर डिसीजन तो रोक सकता हूँ ना। वो तुम्हारे पास अथॉरिटी थोड़ी है, तुम्हें मैंने इतनी अथॉरिटी दी है, तुमने इतनी क्यों ले ली? तो इनको अथॉरिटी दी थी इतनी, इन्होंने उसका क्या कर दिया, मिस यूज कर दिया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो एक साथ 3 डिसिप्लिन आ गए, प्रिंसिपल डिसिप्लिन का भी आ गया और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आ गया और उसके बाद सीनियर स्किल भी आ गया, तो इकट्ठे लगते हैं सारे। कंपनी के बारे में हाँ, वो डिसाइड करके मेरे से पूछेंगे आके, किसी ने हमने आपस में बैठ के बात करते रोटी खाते हुए तो ऐसे ऐसे किया है, आप इससे सहमत हो के नहीं, तो डिसीजन तो मेरे से होके ही जाएगा। तब मैं इनको डांटूंगा नहीं, क्योंकि ये डिसीजन लेने से पहले मेरे से पूछ रहे हैं कि हम ये स्टेप लेना चाहते हैं, क्या ये सही है गलत है। ये काम के टाइम पे किसी बात ही नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट का ऑफिस अलग होगा, अलग फ्लोर होगा, ये अलग से लेफ्ट राइट साउथ वेस्ट विंग होगी। और फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो फैक्ट्री के अंदर बैठा रहेगा, उसका तो ऑफिस से कोई लिंक ही नहीं है। तो ये इनका आपस में बात करना सिर्फ या तो मैं मीटिंग लूंगा तब, या मैं अलाउ कर दूंगा मेरी एब्सेंस में मीटिंग ले लो, आपस में बात कर लो। या तीसरा गैंग प्लैंक, और गैंग प्लैंक में सेम लेवल की बात होगी, ये लेबर लेवल से बात नहीं कर सकता या ये टीम लीडर से बात नहीं कर सकता अर्जेंसी के अंदर। तो अर्जेंसी के अंदर मैं टॉप लेवल टीम लीडर से, थर्ड लेवल से भी बात नहीं कर सकता, मैं अपने लेवल के बंदों से ही बात करूंगा, या ये अपने बंदों से लेकर बात करेंगे, ये अपने बंदों से। तुम टीम लीडर आपस में गैंग प्लान में बात करोगे बस इमरजेंसी में। गैंग में लाइन जारी दिख रही है, वो लाइन सेम लेवल पे जा रही है कि आप कहीं भी जा रही है, सेम लेवल। क्योंकि देख ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड है, ये सेल्स की टीम उसे क्या बात करेगी, क्या ये उसको ऑर्डर दे सकती है? इसका तो मतलब ही नहीं बनता, ये सेल्स हेड से बात कर सकती है, तो ये इससे बात करेगी, ये ऑर्डर दे देगा ना अपने आप। और वो अगर ऑर्डर देगी भी तो तुम लोग उसकी बात मानोगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बॉस से ऑर्डर नहीं मिला, तुम्हारा हेड तो ये है, तो ये उसको ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि उसकी हेड तो ये है।
तो ये ऑर्डर देना, ये तो वैसे बात करेंगे ही नहीं, इनका मतलब ही नहीं होता। ये आपस में बात करेंगे तो ये अपनी टीम को ऑर्डर देगा, पर ये तब होगा जब ये मेरे थ्रू बात जाएगी। गैंग प्लैंक में ये अर्जेंटली बात कर लेंगे, हेलो हेलो शर्म आ गई। गैंग प्लैंक में आपस में बात करेंगे और फिर ये सिचुएशन को हैंडल करके छोड़ ले। उस टाइम मैं इनको पेनलाइज नहीं करूंगा क्योंकि सिचुएशन अर्जेंट आ गई। अब एक वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, उस टाइम अगर मेरे को लग रहा है कि यार मेरा एक साथी बाई चांस एलओसी क्रॉस कर गया है लड़ते लड़ते, तो मैं पहले पूछे से ऑर्डर भेजूंगा नहीं, पहले अपने हेड को बोलूंगा सर मैं एलओसी क्रॉस करूं कि ना करूं, बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल, तो मैं क्रॉस करूं, फिर वो ऊपर भेजेगा सर वो क्रॉस करे, एक हमारा बंदा आगे चला गया, नहीं ना, वो तो मैं जाऊंगा उसको वहां भाग के लेके आऊंगा ना, वो गैंग प्लैंक हो गया। अर्जुन मैं बिना पूछे काम कर रहा हूँ कि मेरे को, मैं ये तो मेरे को इतनी समझ तो है ना, मेरी कंपनी का फायदा है इसके अंदर, या तो मरूंगा, मैं मरूंगा या तो वापस लेके आऊंगा, कंपनी का नुकसान क्या है इसमें। तो फिर तब भी अगर वो जो बंदा होगा अगर वो आपकी सेम लेवल पर नहीं है तो आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा कि ऑर्डर पास। वो तो एक एग्जाम्पल हो गया, वो तो बाई चांस वॉर की बात है ना, लेकिन कंपनी में तो एक सिचुएशन होती है ना, कंपनी में वॉर थोड़ी होती है, कंपनी में तो एक लेवल की बात होती है ना। उसमें तो तब भी डिले क्रिएट हो ही रहा है। किसमें? गैंग प्लैंक नहीं, गैंग प्लैंक ये इधर इसके को प्रॉब्लम आई है, ये टीम लीडर है फाइनेंस का, इसको प्रॉब्लम इसके नीचे वाले बंदे ने बताई होगी, क्या इसका बंदा मेरे को वो बात बता सकता है? नहीं, इसकी टीम ने इसको बताई, ये किसको बताएगा? आजा किसको बताएगी? मेरे को। फिर मैं डिसाइड करूंगा, सोचूंगा, फिर सबकी मीटिंग बुलाऊंगा, कितना देर लग गई। तो ये यहाँ तक आते हुए फिर मैं डिसीजन ले लिया, फिर मेरे को वहां तक बात पहुंचानी है कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है, फिर मैं इसको बताऊंगा, ये उसको बताएगी। हर रोज मैं आता हूँ ऑफिस, मेरा बहुत सारे काम होते होंगे, इसके बहुत सारे काम होते होंगे, तो ये आपस में मिलने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बहुत ऐसे आने में फिर जाने में बहुत देर लगती है। अगर अर्जेंट नीड है कि भाई स्केलर चेन फॉलो करने की जरूरत इस टाइम नहीं है, बहुत अर्जेंट बात है, कंपनी की मशीनरी फूक जाएगी, आग लग जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, काम रुक जाएगा, तो ये इमीडिएटली अपने टीम लीडर से ये लेवल पे या ये दोनों आपस में बात करके निकालेंगे, मेरे तक आएंगे ही, मेरे को बता देंगे बाद में कि हमने ऐसे लिया था, उस टाइम नीड ऑफ द आवर थी, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि नीड ऑफ द आवर क्या थी और ये मेरे को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। तो कंपनी के बेनिफिट की जब बात थी ना, तो गैंग प्लैंक अलाउड है। और एक मार्क का क्वेश्चन आएगा गैंग प्लैंक पे, भाई साहब मेरे ध्यान दो, उससे फ्यूचर नहीं बनेगा। एक मार्क का क्वेश्चन आएगा गैंग प्लैंक का, और अगर स्केलर चेन आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों BQ है, BQ गैंग प्लैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बोला जैसे कंपनी का कोई अपना काम होगा तो जैसे एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात करते, जैसे अगर अर्जेंट सिचुएशन होगी तब गैंग प्लैंक, वैसे नहीं, वैसे ये मेरे पास आएगी बात, मैं ऐसे पास करूंगा। ये पूरा पढ़ो 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 पढ़ो, पहले पढ़ो तो सही, मैं देता हूँ एग्जांपल सोच के, पहले पढ़ो 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 पढ़ो, फिर मेरे को सोचने दो। मेरे पास है एग्जांपल, एग्जांपल दिया हुआ है, यही स्केलर चेन जो लाइन है, लाइन ऑफ अथॉरिटी है। अथॉरिटी देखो ना, अथॉरिटी पास हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो मतलब ये दोनों सेम लेवल पे हाँ तो वही सेम लेवल की दोनों सेम लेवल, सेल्स लेवल थोड़ी हुआ, सेम लेवल मिडिल लेवल, एक फाइनेंस हुआ, एक सेल्स हुआ, एक HR हुआ, एक प्रोडक्शन हुआ, 4 मैनेजर है ना। हाँ जी पढ़ा। तो अर्जेंट में हम क्रिस क्रॉस कर इसमें लिखा है, लेकिन क्वेश्चन अलग से भी आता है कि सेम लेवल पे जा सकते हो। मोस्टली गैंग प्लैंक सेम लेवल पे होता है, पर अगर क्वेश्चन क्रिस क्रॉस का भी आता है तो आप उसको भी गैंग प्लैंक ही लिखोगे। ठीक है जी, पढ़ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट है स्केलर चेन, बहुत आता है ये, और गैंग प्लैंक तो आएगा ही आएगा। हो गया, लेकिन बहुत अर्जेंट में अगर लोअर लेवल को मेरे से बात करनी पड़ रही है अर्जेंट में, तो ये क्रॉस को इसको फॉलो नहीं करेगा, डायरेक्टली बात कर सकता है, बहुत ही कोई सिचुएशन ऐसी होगी है तो। अगर बाय चांस बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, हमने आपस में कोई डिसीजन ले लिया, अब हम लोग डिसीजन से कंपनी को लॉस हो गया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसके लिए? हम तुम देखो,
ये तुम्हारे ऊपर के सीईओ पे डिपेंड करता है। अगर तो वो एक शांत स्वभाव का और एक रैशनल बंदा, रैशनल समझते हो, 11th में पढ़ा था, समझदार है कि भाई एक रैशनली सोच समझ के डिसीजन लेता है, न्यूट्रल बंदा है, तो वो सोचेगा यार सिचुएशन थी, इन्होंने कोशिश की, नुकसान हो गया, पर इन्होंने ट्राई किया, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, अगर रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होते हैं, 100 में से 5 बंदे होते हैं, तो 95 बंदे तो क्या बोलेंगे आपको, तुमने ये मेरे से बिना पूछे किया, कंपनी को सारा, तुम्हें बननी पड़ेगी, वो तुमको ही ब्लेम करेगा। यहाँ तो इंडिया में तो ये ऐसा भी होता है कि आपको बता के आपसे काम करवा रहा हूँ, और हो सकता है कि उसमें लॉस हो कंपनी का, मेरे को हो लगता है कि शायद लॉस हो, पहले ही बता दूंगा अगर लॉस होगा तो तुम्हें होगा, तेरे को ब्लेम करेंगे हम। इंडिया में तो ये भी होता है, पहले ही बताए थे कि अगर हम ये मिलके काम करें, एज अ टीम करें, अगर नुकसान होगा जिम्मेदारी कौन लेगा, तो एक बंदे का नाम पहले सुना था कि अगर जिम्मेदारी होगी तो इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, सारे पीछे हट जाएंगे हम। अगर फायदा होगा सबका होगा, लेकिन लॉस हो तो अकेला जिम्मेदार होगा, तो सामने आई हो, कहीं नौकरी जाएगी। इंडिया में तो ये भी बहुत होता है। कंपनी चलानी आसान नहीं होती भाई, कंपनी में ना बड़े तरह दिमाग होते हैं, कंपनी में जेलसी, ईगो, कन्फ्लिक्ट्स, बड़ा कुछ होता है। तुम जिस लेवल पे काम करोगे, तुम्हारा सेम एम्प्लॉय होगा, वो तुम उसमें से एक एम्प्लॉय चमचा भी होगा अपने सीनियर का, वो अपने आप को चमकाता रहेगा, तुम्हें गिराता रहेगा बिना किसी बात पे, तुम्हें ऊपर उठने नहीं देगा, तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार मेरे को हर बात पे, और तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटता रहेगा बिना बात पे, क्योंकि उसको भड़काई जा रहा है वो, तुम जॉब छोड़ दोगे, वही चाहता था। तो पेशेंस, जॉब करना आसान काम नहीं होता, बड़ा कुछ झेलना पड़ता है, यहाँ से वहां तक जाने में ना बड़ा कुछ झेलना पड़ता है। पर जब तुम उस लेवल पे जाओगे, तुम भी एरोगेंट बन जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा कि जो तुम्हारा जैसे तुम्हारा अवस्था तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि वर्कलोड ही इतना ज्यादा होता है, काम ही इतना ज्यादा होता है, तो बंदा एरोगेंट बन जाता है। जेलसी होती है, हमेशा अपने साथ बराबर के लेवल जेलसी आती है, वो राइज करके मेरा डिपार्टमेंट को नहीं राइज करना, ये होता ही होता है। और सर अगर जैसे हमें क्वेश्चन आ गया कि जैसे उन्होंने ना सीधा डायरेक्ट ऊपर लेवल से बात कर दी, तो हम ये लिखेंगे कि वो गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा आएगा ही नहीं, तो वो पूछेगा कि क्या हुआ, और अगर इमरजेंसी वर्ड नहीं लिखा तो गैंग प्लैंक भी नहीं है, वो ब्रेक कर दिया उसने। अगर उसमें लिखा है अगर गैंग इमरजेंसी के बगैर उससे डायरेक्टली बात, देखो 2 आंसर बनते हैं, एक लोअर लेवल ने हायर लेवल से बात कर ली इन इमरजेंसी सिचुएशन, अर्जेंट नीड पे, तो एक गैंग प्लैंक हुआ, इसने कोई प्रिंसिपल ब्रेक नहीं किया। लेकिन विदाउट इमरजेंसी इसने बात कर ली, सेम क्वेश्चन आएगा, बस इमरजेंसी वर्ड नहीं दिया, तो विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड, स्केलर चेन आंसर है कि वायलेट किया, तब उसने गलत। इमरजेंसी वर्ड होना बहुत जरूरी है। गैंग प्लैंक सिर्फ इमरजेंसी के लिए, वैसे रोजमर्रा के लिए, ये इनफॉर्मल बातों के लिए नहीं, ठीक है। अगला क्या है, ये मैंने मनन से पूछा था, उसने गलत बताया था उस दिन। क्या होता है ऑर्डर? नहीं, वो तो अथॉरिटी में आ गया, सेंट्रलाइजेशन में भी आ चुका है, और उसमें भी आ गया यूनिटी ऑफ कमांड में कि वन बॉस ऑर्डर देगा। ऑर्डर का मतलब है सब कुछ अपनी जगह पे पड़ा होना चाहिए। जब मैं आप बच्चों को, अरे भाई सुनो, जब मैं किसी बच्चों को बाहर भेजता हूँ कि जाके ड्रॉर से बुक लेके आ, मैं प्रेफर बता के भेजता हूँ कि इस ड्रॉर में पड़ी होगी, क्योंकि मेरे को पता है मैंने 9th की कहाँ रखी है, 10th की कहाँ रखी है, 11th की कहाँ रखी है, क्योंकि मैंने अपनी जगह पे रखी है, वही मिलेगी वो। इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो कंपनी में टूल्स, सीक्वेंस नहीं, टूल्स के एक टूल बॉक्स होगा, टूल्स वही मिलने चाहिए, कोई यूज कर रहा है वहां से निकालेगा वापस वही रखेगा। इंसानों की अपनी एक जगह होगी, एक ब्रांच, एक कैबिन, एक क्यूबिकल, एक डेस्क, एक लिफ्टमैन की चेयर, वो होगी, वो रोज वहीं पे जाके काम करेगा, अलग अलग कहीं भी जाके बैठ नहीं जाएगा, ताकि जिसको मिलना हो उसको पता हो कि रोज वहीं बैठता, आज भी वहीं मिलेगा। कोई बंदा बाहर से आया, उसको, मैं पहली बार आया तो मैं किसके पास जाऊंगा सबसे पहले? रिसेप्शन। उससे पूछूंगा जी मेरे को फाइनेंस मैनेजर से काम है, तो रिसेप्शन कहाँ होगी, स्टार्टिंग में कि लास्ट में? स्टार्टिंग में एंटर करती होगी, लास्ट में क्यों होगी? मैं हेल्प यू लिखा होता है, लास्ट में तो मैं पहले रिसेप्शन ढूंढूं, पहले रिसेप्शन के लिए एक बंदे से पूछूं रिसेप्शन का है, इधर गलत हो गया। एंटर करती है, होटल में रिसेप्शन होती है, बैंक में रिसेप्शन होती है, कंपनी में रिसेप्शन होती है, वो आपको स्कूल के अंदर भी होती है आपकी, एंटर करती है, बंदा बैठा होता है, मैडम बैठी होती है, वो सब बताती है आपको। वो नहीं, एंटर कर, ऑफिस में एंटर करती मैं हेल्प यू लिखा होता है, नहीं लिखा, सब में होता है वो तो, मोता सिंह के अंदर भी है यार, है वो सेक्शन एक ही बात है, मैं हेल्प यू तो होता है, वो सबकी, वो सब स्कूल की होती है। वो सबसे ज्यादा थकी हुई बेकार बंदा होता है, वो सारी एरोगेंट होती है, क्योंकि क्यों, वो लोगों को जवाब दे देके थक चुकी है। आप उससे हर बात पूछोगे, इंक्वायरी के लिए बिठा रखा है, वो इंक्वायरी दे देके थक चुकी है,
तो रूडली बात करती है। बहुत ज्यादा। हम आराम से पूछ रहे नॉर्मल, वो कहते हैं उसको लगता है कि मतलब क्या ही पूछ लिया हमने। हाँ, बहुत इरिटेट हो जाता है बात बात। वाली रिसेप्शन वाली अच्छी बात होती है, फीस वाली एक नंबर की करते तो सेक्शन वाली भी बेकार बस तो वो वहीं बैठती है हमेशा। अच्छा, वो मेरे को बता रही है कि लास्ट से थर्ड रूम जो है फाइनेंस मैनेजर का ब्रांच, वो उसका कैबिन है। तो अब मेरे को पता लग गया, मैं सेकेंड टाइम उससे पूछूंगा, मैं सीधा उसके कैबिन में जाऊंगा। लेकिन मेरे को, क्योंकि सेकेंड टाइम थर्ड टाइम हर टाइम वो उसी कैबिन में मिलेगा बंदा, क्योंकि वो एक ऑर्डर प्रिंसिपल ऑर्डर फॉलो किया है। आपको बंदा हर जगह हर बार वही मिलेगा। आपकी क्लासरूम फिक्स है कि चेंज हो जाती है? फिक्स है ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑर्डर फॉलो हो रहा है। क्लासरूम में आपका एक वो कबर्ड सा होगा, उसमें तरीके से सामान रखा होगा, बुक्स वगैरह रखते होंगे, सब कुछ रखते होंगे। तो ऐसे स्टाफ रूम के अंदर टीचर्स के लॉकर्स होते हैं, तो हर टीचर का एक लॉकर फिक्स होता है, वो उसी में हो सके कि सामान कि कहीं भी रख देगी। तो कंपनी के अंदर भी एक टूल बॉक्स होगा जहाँ पर टूल्स मिलते होंगे, ठीक है। हर बंदे की बैठने की, मशीन वाले की मशीन की जगह होगी, लिफ्ट वाले की लिफ्ट की जगह होगी, वॉशरूम अपनी जगह पे होगा, हर चीज अपनी जगह पे होगी। इंसान भी और टूल्स भी और फिजिकल चीजें, एसेट्स भी, सबका एक प्रॉपर जगह होगी, ताकि वहाँ पे अगर एक लाइब्रेरी, तो बुक शेल्फ में कैसे पता होता है यहाँ इंग्लिश की है, हिंदी की है, मैथ्स की है, प्रॉपर होता है ना। क्यों इसको कहते हैं ऑर्डर की, रखना भी ईजी हो और मिलना भी ईजी हो। वरना क्या होगा, आप ढूंढते रह जाओगे, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कंपनी का टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैंने टूल्स तो है, मैंने कहीं भी रख दिए, इसको मिल नहीं रहे, कि यहाँ ढूंढ रही, वहां ढूंढ रही, वहां ढूंढ रही। अगर मैं अपनी जगह पर रखूंगा वहीं मिलेंगे ना इसको। हाँ, एफिशिएंटली भी नहीं होगा, काम टाइम पे खत्म ही नहीं होगा। तो अगर मैं एक जगह है तो सबको वहीं मिलेंगे ना। कभी मैकेनिक पे गए हो काम कराने के लिए स्कूटर गाड़ी का, उसकी एक जगह होती है टूल की, क्योंकि वो एक टूल बहुत सारे मैकेनिक्स ने यूज करना है। अगर वो यूज कर रहा है, यूज करके वो एक जगह पे रखेगा, और रोज सुबह के साफ करते हैं उसको, क्योंकि वो यूज, क्योंकि उनसे कमाते हैं, वो उसकी सफाई करते हैं प्रॉपर ढंग से, और उसको सब चमका के रख देते हैं एक अपनी जगह पे। जो उठाएगा वहां से उठाएगा, वापस वही रखेगा, किसी और को चाहिए तो मिल जाएगा, वरना वो ढूंढता रहेगा। जब तक वो ढूंढ रहा है काम रुक गया, तो ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी। ऑर्डर कहता है एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड इंक्लूडिंग ह्यूमंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस, और वो रोज वहीं पे होने चाहिए ताकि ढूंढने में आसानी हो। ऑर्डर उनकी जगह पे। जैसे आप अपने घर में अलमीरा में अपने फिक्स जगह है, हर कपड़ों के अलग अलग डिपार्टमेंट रखा हुआ है, मिक्स एंड मैच करके कुछ भी नहीं मिलेगा। टॉयज की अपनी जगह होती है, गेम्स की अपनी जगह होती है, आपकी बुक्स की भी अपनी जगह होती है। कैसे रखना, कैसे ऑर्गेनाइज करना, सिंपल सी बात है यार। बैग के अंदर भी कैबिन्स होते हैं, ये लंच बॉक्स का हुआ है, क्योंकि मिक्स ना हो कुछ भी। तो हर जगह ऑर्डर तो बहुत जरूरी है लाइफ में, सिंपल सी बात है। पढ़ो क्या, वही है, वही है प्लेस, इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। अगर एक वर्ड है कि प्लेस स्टडी कौन सा प्रिंसिपल कराता है, क्या बोलोगे? एक ही है, प्लेस स्टडी। जब भी प्लेस की बात आएगी तो ये आएगा, भाई पढ़ ले भाई, मेरे लिए भी ले आए। पढ़ लो बहन, पढ़ लो। जैसे हमारे घर के अगर पानी लगा तो कोई नहीं है, पानी लेकर आता है। वो निकाल ही रहा था, निकला नहीं। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, ये बॉस होता है भाई, बॉस होता है। जब लास्ट 11th की क्लास 7:30 से 9:30 होती थी, तब भी सो रहा होता था कि सर रात हो गया तो नींद आ रही है, अब जल्दी है, उसको और नींद आ रही है। सर अब तो सही में आदत हो गई, अब फर्क हो जाएगी, सब हो जाएगी। ले आए, अभी दोबारा उठेगा, 15 मिनट बाद दोबारा ब्रेक देंगे, 2 मिनट का, तो पी लेना अपने आप उठ के। अभी फिलहाल पढ़ो। अंदर रख दो सर पानी का। बच्चे का बैठे, तू भी बैठती है एक्स्ट्रा। मैं तो कह रहा हूँ छोड़ो, मैं तो कब से कह रहा हूँ छोड़ो, तुम भी नहीं छोड़ रहे। एक जगह बना लो जहाँ पे बाहर जाने को बना लो सर। बेटा पहले मयूरजक ने यहाँ पढ़ा था, तो भी क्या होता था, आपने टेंशन भी यही रखा था। तो क्या होता था, वो जो वहां बैठे ना मनप्रीत पानी दियो भाई, वो ऐसे हाथ करेगा, पिलाएगा, पास करता रहेगा, फिर गिर जाता, तब भी उसी की ड्यूटी लगती थी। ये ऑर्डर हुआ ना सर, फिक्स है, यही लाएगा। वो बैठता ही नहीं था, तो जो बच्चा वहां बैठता है उसको डिस्टर्ब करता सारे, भैया पानी पिला, भैया पानी पिला। क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो पास ऑन करेंगे नहीं, तो वो बैठे बैठे उनको बैठे बैठे पानी चाहिए, भाई पानी पिलाइयो। फिर मैंने बाहर ही रख दिया, मैं कहा मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, कुर्सी आगे बैठी जहाँ पे, वहां जा बैठती है। 11th के बच्चे देख, मैं और अवनी, इनके स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं हुई। ये कहते हैं मेरे को एक्स्ट्रा बैठना है, मैं क्या करने बैठना है, कुछ सिलेबस बताओ, कुछ भी करना है, घर में मन नहीं लग रहा, मैं क्या ट्रिको शुरू करूँ,
वो कल से ट्रिको की वीडियो देख रही, कहीं सर बड़ी बेकार है, मैं भी इसीलिए यहाँ पढ़ती हूँ सर। कहीं बहुत बेकार है। मैंने शुरू ट्रिको कराई है, अगर ट्रिको शुरू करो पहले ही आपने क्योंकि सेट्स हमारा खत्म होने वाला है, तो मैं कहा ट्रिको शुरू करो, फिर तुम लोग आरएनएफ बैच में कराऊंगा मैं। अभी तो आरएनएफ में कोई डोमेन रेंज करूंगा, इनकी ऐसे हो जाएगी आर्टिफिशियल मस्त जब कराऊंगा। नहीं 11th 12th का साल, 12th का तो 11th से इजी है, बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। 1.1 बिल्कुल अलग है, 1.2 बिल्कुल अलग है, आपस में लिंक भी नहीं है। और 11 से भी बस कोडोमेन डोमेन का लिंक है, वो अलग से क्वेश्चन आएगा, इसमें नहीं आएगा, वो बोर्ड्स में आता है अलग से 1 मार्क्स का। और ये बिल्कुल ऐसे ऐसे कि कोई गेम नहीं खेलते, गेम नंबरों से गेम खेलते, वो है नंबर की नॉलेज बढ़ाएगी आपकी बस, और कुछ भी मजा आता है। मैंने पहले ही कहा था आपको 12th की तो आजाद थी, 10th की जैसी है, 10th की जैसी है प्रैक्टिस मार्क। मैंने टेस्ट बना दिया 30 मार्क्स का, मैंने मैसेज भेज दिया आपको। एक क्वेश्चन है उसमें मैंने डाला है प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी कटी हुई है आपकी, सुन लो, वो प्रॉपर्टी मैं कल कराऊंगा। 2 मिनट की प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टीज कटी है, एक प्रॉपर्टी सिर्फ कराऊंगा, वो आगे चैप्टर्स में काम आती है। वो 2 मिनट की प्रॉपर्टी है, वो 2 मिनट भी कह रहा हूँ, 1 मिनट में हो जाएगी वो। उसका क्वेश्चन डाला है मैंने जान के, नया टेस्ट बनाया, बिल्कुल नया टेस्ट बनाया, क्योंकि पिछला टेस्ट 45 मार्क्स का था। फिर मैंने उसमें सब बेकार क्वेश्चन डाल दिए, सिर्फ मुश्किल डाल के 30 कर दिया उसको। मुश्किल डाल रहा है। जो तो मुझे डाउट कर पूछ रही थी प्रॉपर्टीज वाले, सारी प्रॉपर्टी रट के आना, प्रॉपर्टी सारी डाल दी मैंने किसी ना किसी तरीके से, या तो वो लग रही है या तो वो प्रॉपर्टी ही है कि इसका आंसर क्या होगा। शिवदास में सारे क्वेश्चन है, तो अगर ढंग से करोगे शिवदास, ऑड इवन कर लो, ऑड पहले इवन, ऐसे ना याद भी रहेगा आपको कि पहले ऑड किया, अब एग्जाम आएगा तो इवन, तो हो जाएगी खत्म। 12th की जो मैथ्स है वो प्रैक्टिस बेस्ड है, तो वो 10th वाली है, लगे रहो, तुम मेरा 16 घंटे करते रहो। अभी तो तुम्हें, जब तुम्हें चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा ना, श्रेया पढ़ रही है कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव तो आपको 10th में 11th में साल लगे थे, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं, नॉर्मल वाले। कॉस का साइन, साइन का कॉस क्या था उसमें, अच्छा था लेकिन गंदा था, उसमें क्या करना था, पता नहीं x स्क्वायर का 2x था। लिमिट बहुत थी। लिमिट्स की बात नहीं करी मैं, डेरिवेटिव आपका चैप्टर 5 से 9 तक आपको बहुत मजा आएगा प्रैक्टिस करने में, बहुत मजा आएगा। सब सेकंड है, फर्स्ट है ही नहीं। आगे की 10 जैसी है, लेकिन टेक्निकल है, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। एक ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्लास है, प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी भूल गए तो आप मैट्रिक्स में सब कर दोगे। प्रॉपर्टी शिवदास में सब दी हुई है, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। शिवदास इज द मेन बुक प्लस मिसलेनियस प्लस एमसीक्यू, मैंने इन 3 जगह से ही बनाया था। इसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो एनसीईआरटी का एमसीक्यू है, या मिसलेनियस का एग्जांपल है, या क्वेश्चन है, या वो है। कल मेरे को 2 बातें याद करानी है, मेरे को याद, तो प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, मैथ्स का होमवर्क करके आना। मेरे में सारे पेजेस पढ़ रहे हो। मिल नहीं रही है, मार्केट में आई नहीं भाई, तुम उसको बाइंड करा लो। पता है क्या है, बड़ी मुश्किल लेके आया हूँ मैं, मिल गई एक दुकान से, तो वो भी किसी और दुकान से लाके आया था, उसने बंदा भेजा, वहां मिली थी। वो 5 बुक लाया, एक उसके पास थी, 2 वो किसी और से लाया, 2 वो किसी और से लाया, 3 दुकान से बुक्स मिली है मेरे को। लेकिन मैं एक ही खड़ा था, वो अपने लेके आता रहा, वो उसके बंदा के पूरी मार्केट घूम के लाया होगा, उनकी सेटिंग होती है ना कहीं, तो वो वापस तो तुम छोड़ ही दो, तो तुम बाइंड करा लो, क्योंकि पूरा साल बहुत काम आनी, बार बार खुलनी है ये, और ये फट गई तो बहुत काम नुकसान जाएगा। अभी छुट्टी आऊंगी ना, तुम बाइंड पेपर दे के बाइंड करा, क्योंकि तुम्हें पूरा साल एंड डे तक मैथ्स का पेपर अगर 12 को होगा तो 11 तक में ये इस्तेमाल करनी है। ऐसी बुक है ये, इसको छोड़ नहीं सकते तुम। सर मेरे को ना इको में करी थी ना, डाउट्स आए। 2 मिनट के ब्रेक में। अब ये बताओ अगला प्रिंसिपल क्या है। इक्विटी का मतलब अगर इक्वल लेवल पे कोई एम्प्लॉई, सुपरवाइजर, टीम लीडर, मैनेजर, कोई भी बंदा इक्वल लेवल पे है, तो डेजिग्नेशन सेम है, जैसे फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर और प्रोडक्शन एक ही लेवल है, इनकी तनख्वाह इक्वल होनी चाहिए। पहली बात। एक मैंने पहले एग्जामिनेशन कराई थी आपको, उसमें कहा था कि इनकी बेसिक सैलरी अच्छी होनी चाहिए कि इनके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, इनकी बनती है, इनका हक देना चाहिए, वो था रेम्युनरेशन। यहाँ पे इक्वल रेम्युनरेशन की बात हो रही है। अगर लेवल इक्वल है तो एक तो इनको सैलरी इक्वल दो, एक इनको ट्रीटमेंट भी इक्वल दो। मैं इसको ज्यादा सपोर्ट करूंगा, इसको नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे को दोनों को रैशनली न्यूट्रली देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसकी टीम में 50 बंदे हैं, ये सबसे इक्वली बात कर, 2 को बहुत भाव देता है, ये नहीं चलेगा। सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। दिस इज द प्रिंसिपल इक्विटी। कंपनी में एक इक्विटेबल
माहौल होना चाहिए। मान लो कि SC ST का आता है, तुम्हारे स्कूल में EWS के भी होते होंगे, तुम्हें पता है वो कौन है? बताते नहीं है। क्यों? इक्विटी के लिए। क्योंकि आप कई बार होता कि कोई अमीर बंदा गरीब को इल ट्रीट कर जाए, कई लोग उसको इल ट्रीट ना भी करें, उसको फालतू की यार हम तेरे को सपोर्ट करते हैं, हम तेरी हेल्प करेंगे, वो मांग भी नहीं रहा है, वो बुरा नहीं मानेगा मेरे को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो बिना बात की, मेरे पे क्यों दया दिखा रहे हो, क्यों मर्सीनेस दिखा रहे हो मेरे पास, क्यों सिंपैथाइज करो। वो भी तो चाहता है कि मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे को नॉर्मल ट्रीट करो, बस मैं गरीब हूँ उसकी क्या गलती है। तो स्कूल उसको इक्वल ट्रीटमेंट बताता नहीं कभी। तो ये होना चाहिए, किसी को फालतू का लव अफेक्शन मत दिखाओ, किसी को फालतू में इल ट्रीट मत करो, हैरेसमेंट मत करो। एक तो ये हुआ सब, अगर तुमने ओवर टाइम इसने भी लगाया, इसको दोनों को इक्वल बोनस दो, इसको ज्यादा इसको कम मत दो। इक्विटेबल ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, सैलरी, बोनस एंड बिहेवियर, ये सब कुछ आपको कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। पढ़ो, इक्विटी को इंपॉर्टेंट मत करो। Obviously. से बिलोंग करते हो तो आपको बोर्ड्स में कैलकुलेटर भी मिलेगा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं, मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक है सर, मेरी मैम बता रही थी, बोर्ड सेटिंग करके आई है, कैलकुलेटर मिलेगा, कैलकुलेटर नहीं मिलता। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और आपके वो सर्टिफिकेट में शो भी नहीं होगा कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते तो इक्विटी हुई ना, कैलकुलेटर नहीं मिलता, उनको बस 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। हो। कैलकुलेटर मिलता है, मेरी मैम बता रही है, चेकिंग करके आई। बेटा बोर्ड्स में देखो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे आते हैं, हाँ शायद वही नाम है। तो विजुअली इम्पेयर्ड कैलकुलेटर कैसे यूज करेगा? ब्रेल मिलती है उसको, ब्रेल मिलती है, मैम ने बोला ब्रेल होती है उनको पढ़ने की। मेरे बच्चों को आप बड़े इस साल थोड़ा ध्यान रखना, आपने 10th के बोर्ड्स के पेपर दिए होंगे, उसमें एक क्वेश्चन आपका मान लो, एक कोई आपको बताया होगा कि एक केस स्टडी दी है, इसमें से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करो, आपने पढ़ के आइडेंटिफाई करा। जो विजुअली इम्पेयर्ड या एक फोटो बेस्ड क्वेश्चन होता है वो आपके लिए है, तो विजुअली इम्पेयर्ड वो फोटो नहीं पढ़ सकता, उसके लिए एक केस स्टडी लिख देंगे, वो लिख देंगे कुछ ना कुछ, अलग क्वेश्चन देंगे उसके लिए, तो वो आपने नहीं करना होता। अभी मेरी बच्ची थी इशरत, लास्ट ईयर 12th में, वो कराई विजुअली इम्पेयर्ड वाला, कराई गलती से कराई, अपना वाला उसको आता था, उसका खुद वाला था, ग्राफ था, इको में कोई ग्राफ बना था इंडियन इको में, उस ग्राफ को देख के आंसर लिखना था, उसके नीचे विजुअली इम्पेयर्ड वाला था, उसने ये फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पढ़ा ही नहीं, 4 मार्क्स का। अब हमें पता नहीं उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं पता, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड का अलग से क्वेश्चन था वो, अब वो मैडम की दया के ऊपर डिपेंड है। तो ये बहुत अवेयर रहना, क्योंकि मिक्स ही होता है क्वेश्चन पेपर, तो बड़ा ध्यान से पढ़ना कि फोटो वाले क्वेश्चन उनके, जब भी फोटो वाला क्वेश्चन आएगा ना आपका, उसके नीचे होगा पक्का, अगर फोटो वाला क्वेश्चन नहीं तो उसके नीचे अलग क्वेश्चन नहीं भी होगा, फोटो वाले के नीचे ही आता है, और फोटो वाले तो सिलेबस में ऐड हो चुके हैं, तो विजुअली इम्पेयर्ड का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो आपका फोटो वाला क्वेश्चन आपका होता है, नीचे वाला आपका क्वेश्चन नहीं। किसी एक पेपर में ऐसा आया था, 10th में शुरुआत हुई थी फोटोज की, अब तो प्रॉपर भर चुकी है, साइंस के बनाया था कहीं ना कहीं आएगा, तो जो भी है, तो अब ध्यान रखना इस बात का। मैम कह रही थी कि आप ऑप्शंस में पूरा ऑप्शन मत रखिए, क्योंकि जब चेकिंग होती है तो पास करने के लिए ऑप्शंस चेंज कर देंगे। ये मेरे को नहीं पता, मैम बोलती थी अरे अलाउड, ये तो इलीगल बात हुई। नहीं मतलब अगर बच्चा फेल हो रहा है तो वो ऑप्शंस का ना वो जैसे लेटर चेंज करके उसको पास कर देती है टीचर। ABC मत लिखिए, मतलब कह रही थी तो पूछिए मैम से पूछो, इक्विटी, बस बस बस, अरे ये बात की बात है, इक्विटी पढ़ो, इक्विटी पढ़ो। जस्टिस, इसका दूसरा नाम क्या है? जस्टिस, इक्वल एंड जस्ट, जस्ट वर्ड लिख लो कि जस्ट ट्रीटमेंट टू ऑल इन टर्म्स ऑफ मनी वगैरह, तो जस्ट मतलब इक्वल, जस्ट, क्योंकि वर्ड एग्जाम में जस्ट आएगा, जस्ट मतलब जस्टिस। इसके फायदे क्या होंगे? तो उसका काम में मन लगेगा, जिसको डिस्काउंट करोगे उसका काम में मन नहीं लगेगा, उसको वो जॉब छोड़ के भाग जाएगा कि मेरे को तो यार इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलती, मेरे को ग्राहक मेरे को डिस्करेज करते हैं, मेरे को डांटते रहते हैं, उसको जॉब इनसिक्योरिटी रहेगी हमेशा, वो जॉब बदलता रहेगा, जॉब अगर वो बदलता रहेगा हमारी कंपनी का क्या होगा? घाटा होगा, नए बंदे को सिखाना पड़ता है बार-बार काम, ठीक है ना। तो एक कंपनी में एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट है, सब खुश होकर एक टीम वर्क में काम करते हैं, सबको एक कोई जेलसी का नहीं होगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, होता नहीं है पर इसको फॉलो करने की कोशिश बहुत की जाती है। इक्वल ट्रीटमेंट अब आपकी मैम आपको देती है स्कूल में? नहीं देती है, नहीं देती, कुछ नहीं देती। बेटा तू मैम की फेवरेट है, तू बोल सकती है, जो नहीं उनसे पूछी हो। सर मेरी मैथ्स वाली बहुत डिस्क्रिमिनेट करती थी कि तुम्हें बाहर जाना तुम जाओ, तू तो शिकार है, शिकार कैसे बोल रही है? तो उसमें कैसे लगता है? स्कूल जाने का मन करता है, उससे बात करने का मन करता है? नहीं ना,
तो अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आपका मन करेगा स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, बात माननी है, अगर इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, मन नहीं करेगा होमवर्क टाइम पे करे, काम ढंग से करे, मैम की बात माने, अच्छा मॉल स्कूल जाने का मन करेगा, वरना क्या मन करेगा, छुट्टी मारो, घर बैठो, क्या करने जाके। मैं सर हमारी क्लास टीचर है ना, जैसे को कॉल करती है सपोर्ट, हमें बिल्कुल भी नहीं करती, जैसे कि मुझे पड़ी रहती है जतन के पीछे क्यों, वो मतलब उनकी आपस में चलती रहती है, हम पूरी वो पंगे लेता होगा ना। मतलब वो टॉपर्स को अलाउ करते थे, हमें बोलते थे कि तुम बाहर नहीं जाओ। तो ये गलत बात है ना, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, इससे बच्चों का मन लगा रहता है, कोई जेलसी नहीं होती किसी को इससे। तो ये कंपनी के अंदर ही बहुत जरूरी है। अगला क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कि स्टाफ जो एक फोटो बनी हुई है मेरे पास, ये बंदा अपने पैसे वापस कर रहा है अपने बॉस को, मेरे पास हमारे पास नहीं है शायद, अपने बॉस को पैसे वापस कर रहा है, और लिखा है वी डू द सेम जॉब देन व्हाई दिस पार्शियलिटी, खाली इतना लिखा है। तो मतलब प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हो गया, दो क्वेश्चन आते हैं, एक प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हुआ, एक कौन सा वायलेट हुआ, दोनों लिखने पड़ते ये पिक्चर में क्वेश्चन आते हैं, हाँ तो ये हमारी बुक में नहीं है। आई डोंट, मैं ये बुक क्यों नहीं बेचता, शायद वो सेकंड इट्स वाली द बेस्ट बुक। वाली बुक में है, जो सेकंड वाली है 17 तुम में से किसी के पास है मदन के पास थी, देखना। ये वाली बुक, नहीं है, कल कोई नहीं, श्रेया के पास है ये वाली बुक, ऐसे ये वाला मॉडल है, ये वाला, और सप्लीमेंट्री अलग से मेरे कहने पे लिया उसने, उसका सोने पे सुहागा हो गया। इसमें इतना सामान है, मैं क्या बताऊं, मैं आपकी बुक बताऊं। ये जगह मैं देता हूँ बच्चों को, मेरे पास शिवदास ही पड़ी है बीएसटी की, बीएसटी हाँ जी शिवदास सबकी आती है, कॉलेज की भी आती है, सीयूटी की भी आती है शिवदास, बीएसटी की शिवदास। जैसे आपका एग्जाम होगा ना, मेरे से ले जाना, उसमें बहुत, जब भी आपका यूटी वूटी होगा मेरे से ले जाना, देखो चाहिए अभी निकाल, सप्लीमेंट भी तो अलग अलग टाइम पे होगा ना, सप्लीमेंट भी तो सप्लीमेंट में बहुत कुछ है, उसमें खाली सप्लीमेंट में कुछ है, सप्लीमेंट अगर है तो शिवदास की जरूरत नहीं है। चलो अगला प्रिंसिपल क्या है, जल्दी 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 2 मिनट के अंदर खत्म करना है। अगला प्रिंसिपल क्या है, पर्सनल का मतलब पर्सनल लोग, पर्सनल को आपको स्टेबिलिटी देनी है, उनको एक तो हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दो, नीटनेस दो, काम में सफाई दो, उनको अच्छी यूनिफॉर्म दो, अच्छा खाना दो, ताकि वो जॉब पे स्टेबिलिटी लेके आए, टिके रहे, उनको सैलरी टाइम पे दो। अब देखो सैलरी 3 जगह आ गई, रेम्युनरेशन अच्छी सैलरी दो, इक्वल दो इक्विटी में, टाइम पे दो, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, 3 जगह आ गई, पहचानना आपने, टाइम पे दो ताकि वो जॉब छोड़ के ना जाए, उनको ट्रीटमेंट अच्छा दो, और उनसे मिसबिहेव मत करो, और एक तो होता है कि इससे बिहेवियर अच्छा करो, इससे बेकार, तो ये इक्विटी में आएगा। सबसे अच्छा बिहेव करूंगा तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, उनका ख्याल रखो, उनके बच्चों के बारे में क्रैच वगैरह खोल दिए, उनको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करो, उनकी इंश्योरेंस करा दी मैंने। इससे क्या होता है, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो आपने पढ़ा था ना, ये वो वाली बात हो रही है। तो इससे क्या होगा, वो जॉब में अच्छा फील करेंगे तो जॉब छोड़ेंगे नहीं। जब बार बार वो जॉब नहीं छोड़ रहे तो कंपनी का फायदा नुकसान है, क्योंकि नए बंदों को सिखाना पड़ेगा बार बार काम। तो एक जॉब सिक्योरिटी देनी है, एक एग्रीमेंट साइन कर दे कि देखो 5 साल तक नहीं निकालेंगे अगर तू अच्छा बिहेव करेगा, तो हम तेरे को सब कुछ देंगे, देखो जो चाहिए हमसे, हमको बिंदास बोल तू, तेरी सैलरी टाइम पे मिलेगी, तेरे बच्चों की पढ़ाई का हम देख लेंगे, तेरे एजुकेशन हेल्थ का, इंश्योरेंस का, हॉस्पिटल का बिल हम देख लेंगे, तेरे आने जाने खर्चे तो काम ढंग से कर। तो वो क्या करेगा, फिर अगर उसको किसी और जगह से ज्यादा पे की ऑफर आती है तो शायद वो ना आ जाए, क्योंकि वो पे हायर है, पर ये सारे पर्क्स नहीं मिलेंगे उसको। पर्क्स कहते हैं इसको, पर्क्यूसाइड्स बोलते हैं इसको। तो कह रहे हैं मेरे को यहाँ पे बहुत, अगर पर्क्स ना भी दूं, सैलरी टाइम पे देता हूं बस, और एक फैमिलियर बिहेवियर है, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो भी शायद ना आ जाए कि यार वहां जाके पता नहीं जेलिसी वाला, ईगो वाला हो, मेरे को दबा दे, मेरे को चमकाने। यहाँ मेरे को सब दोस्त यार है, सब अच्छा मिलके काम, यहाँ टीम वर्क में काम करते हैं, सब मिलके काम करते हैं, यहाँ मेरे को नीचे दिखाता, कम से कम सब कुछ पैसा ही नहीं होता, तो पैसा थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, लेकिन वहां मेरे को अगर मेरा मन ही ना लगा तो, या मेरा मन लगता है, तो ये मन कब लगेगा, जब मन लगाने वाला माहौल मिलेगा, तो तब लगेगा, वरना क्या होगा, आप छोड़ते रहोगे जॉब बदलते रहोगे, कंपनी का घाटा। तो मैनेजर की ड्यूटी है, कंपनी की ड्यूटी है, एक हेल्दी नीट वर्किंग एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयज का ख्याल रखा जाए ताकि वो स्टेबल रहे, वो जॉब ना छोड़, उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए कि घबरा मत यार, एक दिन तेरी सैलरी बढ़ेगी, घबरा मत, हम तेरा ख्याल रखेंगे, तो काम कर बढ़िया से। हाँ, अगर आपका एम्प्लॉय 20 साल से टिका हुआ है तो गुडविल तो बढ़ेगी, कंपनी अच्छी तभी टिका हुआ है ना वो,
सिंपल सी बात है। सर जिससे भी आपने कहा कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट करो, सैलरी टाइम पे दो। सैलरी टाइम पे दो, स्टेबिलिटी और पर्सनल में, इक्वल सैलरी दो इक्विटी में, अच्छी सैलरी दो रेमुनरेशन में, और सबको इक्वल ट्रीट करो वो इक्विटी में है। तो इक्वल ट्रीटमेंट, उसमें अच्छा ट्रीटमेंट करो, दो अलग अलग बातें हैं। अगर कोई गलती की है, इसको डांट रहा हूं तो ये अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, इसको भी डांटूंगा फिर इसकी गलती पे, इसको नहीं डांटता, इसको डांटता तो गलत बात हुई ना। इक्वल ट्रीटमेंट करना, ये इक्विटी होगी, ठीक है ना। एक अच्छा माहौल है, फ्रेंडली माहौल है, अच्छे मिलके काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम पे खुश होते हैं, वो टाइम पे आते हैं क्योंकि उनको अच्छा मन लगता है। तो कंपनी छोड़ के, ऐसा माहौल हो कि वो कंपनी छोड़ के जाए ना, उनको अच्छी ऑफर आए भी तब भी वो जाए ना, वो आपसे लॉयल रहे, ऐसा माहौल। स्टेबिलिटी और पर्सनल पढ़ो। हाँ, मेरे कई बच्चे कॉमर्स लेते हैं, मेरे पीछे बना पागल लोग, पर मेरे को दुख भी होता है फिर बाद में, होता है बस। एक वो टर्म भी है इकोनॉमिक्स में कि अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑब्वियसली तुम अगर 50,000 कमा रहे हो और तुम्हारा मन लगा पड़ा है, तुम्हें 60,000 का ऑफर आया, तुम नहीं ले रहे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? सारी है, ऐसा नहीं है। सर इसमें रिगरस क्या होता है? रिग्रेस, रिग्रेस रिग्रेट करना। रिग्रेट कहाँ लिखा है? अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू इट रिग्रेस। रिग्रेस मतलब वो वाला नहीं है, रिग्रेस मतलब बहुत ध्यान से उसको पॉइंट किया जाए, बहुत इंटरव्यू करके, सिलेक्शन करके, बहुत सारे टेस्ट लेके, ये आगे उसमें आएगा स्टाफिंग में कि अपॉइंट कैसे किया जाता है। बड़े सारे लेवल्स होते हैं, ऐसे किसी बंदे को जॉब नहीं दे सकते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से चुन के जॉब पे रखो, ताकि वो देखो आपका ऑलरेडी कंपनी का माहौल क्या है अच्छा, पर एक बंदा आपने गलती से जल्दबाजी में अपॉइंट कर लिया, आपको नीड थी, उसने पूरी कंपनी का माहौल ही बिगाड़ दिया, सबको डांटी जा रहा है, सबको तंग करी जा रहा है, बुली कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, उसने पूरी कंपनी का माहौल बिगाड़ दिया। तो एक बंदे की वजह से सब लोग काम करना शुरू हो गए आपका कंपनी, वो एक उसको बंदे सिलेक्ट करो जैसे आपकी कंपनी का कल्चर है, जैसे कंपनी का जो वेदर चल रहा है, क्लाइमेट चल रहा है, तो वो ऐसा बंदा चुन के लाओ जो उसमें एडजस्ट हो जाएगा इमीडिएटली। वरना निकालो बाहर फेंको, मैं भी तो निकालता हूँ बंदे जो हमारी कंपनी को सूट नहीं करते, फेंको बाहर, ठीक है ना। और सर इसमें ये लिखा है कि but once they selected they should be kept at their हाँ, position। बड़े मुश्किल से एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं हम, वो सिलेक्शन का मुझे बहुत लंबा है, स्टार्टिंग पूरा चैप्टर ही उस पर बेस्ड है, स्टेप्स है, टेन्योर उसका पीरियड ऑफ टाइम कितने के लिए, तो उसको पता हो कि कितने टाइम के लिए उसको अपॉइंट किया गया, जगह सिलेक्ट हो गया तो उसको जॉब सिक्योरिटी दो कि भैया अब तू सिलेक्ट हो गया, तेरे को हम इजीली निकालेंगे नहीं। जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आएंगी। नहीं वो नहीं, वो तो आउट ऑफ द कंट्री कंपनी होती है, ये तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब करना पड़ेगा। कौन सा? एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज। टर्नओवर का मतलब छोड़ जाते हैं, टर्नओवर का मतलब छोड़ जाते हैं बार बार, वो सेल्स टर्नओवर होता है, तो वो टर्नओवर की बार बार एम्प्लॉय बदल रहे हैं, छोड़ी जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये मिनिमाइज होना चाहिए। बार बार एम्प्लॉय की नए एम्प्लॉय हायर करने का काम, देखो नए एम्प्लॉय को सिखाना पड़ेगा काम, फिर एक एचआर लगता है, उसको पूरी सिलेक्शन इंटरव्यू, ये वो बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में, सोचना पड़ता है। तो अगर टिके हुए तो एचआर को और काम करेगा ना फालतू के, ये काम क्यों करेगा, उसका काम कम हो रहा है, नए एम्प्लॉय की ट्रेनिंग बच रही है, बहुत कुछ कंपनी का एफिशिएंसी आएगी कंपनी, ठीक है जी। चलो अब निकालो अकाउंट्स। एनी एडोकिज्म विल क्रिएट, एडोकिज्म क्या होता है? अगर हम नहीं फॉलो करते एडॉक आपके स्कूल में टीचर्स हैं, उसमें गुंडे पढ़ाते हैं। टीचर दो तरह, एक होता है परमानेंट स्टाफ, एक होता है टेम्परेरी स्टाफ। एक टेम्परेरी बदलती रहती बार बार, टर्नओवर, इसको एडॉकिज्म बोलते हैं, उसको एडॉक टीचर बोलते हैं। कि जो परमानेंट टीचर मान लो प्रेग्नेंट है, उसकी मैटरनिटी लीव पे है, उसकी जगह टेम्परेरी 1 साल के लिए किसी को रख लिया, लेकिन वो वापस आएगी तो इसको निकाल देंगे, ये इसको बोलते हैं एडॉक टीचर। एडहॉक, टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी, और मतलब ऐसे लाइक मतलब जैसे हमारा स्कूल है उसमें एक ही टीचर है, वो हर साल बदल ही रही है। बेटा 6 साल हो गए मेरे को देखते हैं। हाँ तो फिर उसको ये एडॉकिज्म है, इस टाइम हर स्कूल में एडॉकिज्म चलता है। क्यों?
क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, इस टाइम 7th पे स्केल चल रहा है टीचर्स के लिए। उसमें क्या होता है कि अगर टीचर परमानेंट है तो उसको 7th पे के अकॉर्डिंग टीचर तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो अगर आपकी कोई टीचर बहुत पुरानी होगी, उसकी सैलरी 80-90 हज़ार आराम से होगी, या लाख भी हो सकती है, चाहे वो पढ़ाती है चाहे नहीं पढ़ाती, क्योंकि वो 20 हज़ार पे लगी होगी। और अब अच्छी टीचर उससे बेटर भी तो हो सकती है, उसको नौकरी देंगे, उसको एडॉक रख देंगे, उसको तो टेम्परेरी रखेंगे, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, उसको परमानेंट करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सैलरी बढ़ जाएगी एकदम से उसकी। एडॉक टीचर की जो सैलरी होती है ना, वो हम डिसाइड करते हैं, 20-25 हज़ार देती है उसको। तो वो टीचर्स फिर खुद छोड़ के नहीं जाती, वो स्कूल उन्हें एडॉक में रखते हैं जिस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फिर उन्हें जाना पड़ता है। स्कूल निकाल भी सकते हैं, उनका 11 महीने का एग्रीमेंट होता है हर साल। जो टेम्परेरी टीचर होती है ना एडॉक, उनका हर साल नया एग्रीमेंट बनता है 11 महीने का। अब एक परमानेंट को मार्च की छुट्टियों की भी सैलरी मिलती है, जून की भी मिलती है छुट्टियों की, एडॉक को नहीं मिलती। उनको स्कूल में उनकी सैलरी किस बात। हाँ, हर साल एडॉक टीचर को मई की जो 20 मई या जो अगर मान लो 20 मई छुट्टियां होती हैं, उनका एग्रीमेंट 20 मई तक का ही होगा, तो उनको सैलरी 20 मई तक की देंगे, 10 दिन की भी नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, फिर 1 जुलाई से स्टार्ट होगा स्कूल, उनको 1 जुलाई को बुलाएंगे नहीं, 7-8 जुलाई को उनको एक मेल भेजेंगे कि आपका रिन्यू कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, आप आओ, तो 7 दिन की सैलरी भी नहीं देंगे। फिर उनको जॉब पे लिखा होगा कि 7 जुलाई से लेके फिर 20 मई तक का आपका नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो इस साल आपको इसके बीच में निकालेंगे नहीं, पर 20 मई के बाद फिर 7 जुलाई का तेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा नहीं, तेरे को पता ही नहीं है। इतने में उसको कोई और जॉब मिल जाती होगी, या रिन्यू नहीं करते होंगे। ऐसे ही हर साल रिन्यू कर, मान लो रिन्यू भी कर दिया, हर साल करते गए, तो आप तो उसको 11 महीने की या 10.5 महीने की साल तनख्वाह दे रहे हो ना, और 20-25 हज़ार के हिसाब से। यही परमानेंट को 80-90 हज़ार मिल रहा है और पूरे साल की मिल रही है पर मंथ के हिसाब से। वैसे एडॉक टीचर अगर 6-7 साल से रिपीट होती है, उसको परमानेंट ये रूल नहीं बना। पहले रूल था कि 5 साल अगर एक स्कूल में रह गई तो उसको परमानेंट करना चाहिए आपको। अभी तक ये रूल वो उसमें लॉ नहीं बना, रूल है बस, लॉ नहीं बना है। मतलब कैसे केस वगैरह नहीं कर सकते। तो अगर वो परमानेंट नहीं भी, और टीचर खुश है, टीचर कह रहे आजकल टीचर को वैकेंसी नहीं है भैया, वो कह रहे कम से कम टिके तो है, कोई बात नहीं, वो 1 मिनट तनख्वाह नहीं मिलती, हम टिके तो है, कि स्कूल में हमारा स्कूल को निकालता तो नहीं है ना, कम से कम हमको रिन्यू तो करता है। जा उनको ये है कि हमको जॉब सिक्योरिटी की है, तनख्वाह कम मिल रही है, 1 महीने की नहीं मिलती, पर हमारा स्कूल हमको रिन्यू कर देता है। हमको बाबा हर साल नया स्कूल ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि नए स्कूल ढूंढने में इंटरव्यू देने पड़ेंगे, जॉब मिली 6 महीने खाली ना बैठना पड़ जाए, फिर 6 महीने खाली बैठने से अच्छा 1 महीने खाली बैठ जाते हैं ना, रिन्यू तो करता है। स्कूल को फायदा है कि यार उसी टीचर को 60 हज़ार बच रहे हैं पर मंथ। तो ये स्कूल में इसको बोलते हैं एडॉकिज्म। ये नहीं होना चाहिए, इससे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ये हमारा स्कूल मतलब सब स्कूल में है, सब स्कूल में है, हर स्कूल में है। नहीं, आपकी कई टीचर रिपीट भी होती होंगी, वो भी एडॉक होंगी, जो यंग होंगी काफी। जितने आपके स्कूल में यंग टीचर्स है ना, सब एडॉक है, क्योंकि अभी ये सबको स्कूलों को गुंडागर्दी होगी, ये परमानेंट करते ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल भी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, ये परमानेंट ही नहीं कर रहे, इनको पैसे बचाने आ गए हैं इन्होंने। ये अगर ये लॉ बनेगा कि 5 साल बाद करेंगे, फिर ये मानेंगे, क्योंकि जो पुरानी वाली टीचर होगी ना, जो ये पुराने स्टाफ हो गए, वो बुढ़े हो गए, वो चला भी नहीं जाता, ऐसे करके चलते हैं, वो भी क्या तनख्वाह ले रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, स्कूल का नुकसान हो रहा है।